गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वाली क्लास में आरटीपी का प्रैक्टिकल सम सारा डिस्कशन हो गया था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सम हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई सम में लिखाने लायक बात रहेगा तो हम लिखाएंगे, नहीं तो मैं बोल करके चीज को खत्म करूंगा। ओके, आइए, कोई अगर सम सॉल्व करने का बात रहेगा तो करेंगे, नहीं तो लिख बोल के बात खत्म करेंगे। 12 का ए पढ़ो। A case, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। A case is going on between ABC Limited and Tax Department on claiming the exemption for certain items for the year 1920. कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। The court has issued the order on 15 April and rejected the claim of the company. कोर्ट ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, कोई अगर केस चलता रहता है और बिफोर द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट अगर ऑर्डर अपने अगेंस्ट में आ जाता है तो बैलेंस शीट के अंदर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लिखता, अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर अप्रूव्ड ऑन 31st May. Shall the company account for such tax in the year 1920 or shall it account for in the year 2021? The answer is it has to account it for in the year 2019-20. The reason is an event is considered to be an adjusting event if it is providing us further evidences about the conditions existing on or before the balance sheet date. तो क्या कोई कंडीशन बिफोर द बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट करता था? आंसर इज पेनल्टी प्रोसीडिंग कोर्ट में हमारे अगेंस्ट में या एग्जम्पशन का क्लेम के अगेंस्ट में केस चल रहा था। सो दिस इज इनफ एविडेंस जिसके रिगार्ड में हम लोगों को यह मानना पड़ेगा कि कंडीशन एग्जिस्ट करता था। तो सर आप पेंडिंग कोर्ट केस को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं, हाँ, पर यहां पे बैलेंस शीट साइन होने के पहले वो केस फाइनल हो गया और हम हार चुके। तो सर हार चुके तो नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग कर देंगे? नहीं, पिछला साल में अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बिकॉज कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट और केस 19-20 में हमारे अगेंस्ट में चल रहा था। सो आप बोलेंगे एज द केस was there running with us against us in the year 2019-20 and there were conditions existing on the balance sheet date and we got some further evidences in the on 15th of April, तो हम लोगों को इसको account for 2019-20 में करना पड़ेगा। It's an adjusting event। 12 का बी इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। लिखने का काम आप लोग आरटीपी के पीछे में देख भी सकते हो सोल्यूशन में, और जैसा मैंने बेसिक में लिखना सिखाया वैसे कर सकते हो। बी, XYZ Limited is in the process of finalizing its account for the year ended on 31st March 2020. The company seeks your advice on the following. टैक्स असेसमेंट 2017-18 का कंप्लीट हुआ 14 फरवरी 2020 को। डिमांड आया 5.4 करोड़ का। कंपनी ने सारा ड्यू पेमेंट कर दिया अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रिजुडिस टू इट्स राइट टू अपील। देना पड़ता है इनकम टैक्स में, आपने पढ़ा होगा तो। देन द कंपनी फाइल्स एन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी वेर इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील कवर टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर अ सम ऑफ 3.7 करोड़। तो देखो 5.4 माने 5 करोड़ 40 लाख का केस था। 3 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट में हमने अपील फाइल किया है और पेमेंट हमने कर दिया है। तो वो पूछ रहा है कि इस चीज पर हम लोगों का एडवाइस क्या है। तो आप फैक्ट ऑफ द केस पूरा लिख दो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पेमेंट 5.4 करोड़ का किए उसमें 3.7 करोड़ को हम लोग डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना हम लोग मान रहे हैं कि ये मेरा एक्सपेंस है। तो उतना रुपया का तो एक्सपेंस आपको पीएल में राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, जिसको आप अग्री कर गए। और बाकी जो डिस्प्यूट पड़ा हुआ है उसमें हमने जो पेमेंट कर दिया वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जितना दिन में भी अपने को लगता है कि अपील खत्म हो जाएगा, अगर लगता है कि अपील साल भर में खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा देंगे, और अगर लगता है नहीं अपील लंबा चलेगा तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा देंगे। और नीचे में नोट्स में लिख देंगे कि भाई ये जो पेमेंट हमने कर रखा है इसके अगेंस्ट में अपील पेंडिंग है, इसलिए हमने इसको एडवांसेस में शो किया है। और 1.7 करोड़ को हम लोग पीएल में डाल देंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने अपील नहीं किया, वो हम लोग मान रहे हैं कि इतना तो मेरा टैक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13A।
Sky Limited belongs to heavy engineering contract specializing in construction of flyovers. The company has just entered into a contract with local municipal corporation for building a flyover. No activity has started on this contract. As per the terms, Sky Limited will receive an additional 50 lakh if the construction of flyover were to be finished within a period of 2 years from the commencement of the contract. Incentive मिलेगा अगर जल्दी काम कर देंगे तो 2 साल के अंदर अंदर. Accountant of the company wants to recognize this 50 lakh as income since in the past the company has been able to meet similar target very easily. Give your opinion on this treatment. No, I don't agree. क्योंकि ठीक है कंपनी पास्ट में इस तरह के टारगेट को मीट कर लेता है, पर यह कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आया ही है. अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को जब आप करने जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह का पत्थर निकलेगा, अंदर क्या निकलेगा, जमीन में क्या निकलेगा, अपने को कुछ नहीं मालूम. तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाता, जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि हां अब तो 50 लाख हमें मिल ही जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए और अपने पास बहुत सारा टाइम बचे कि हां 2 साल के अंदर अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे, और अपने को इस बात का वर्चुअल सर्टेनिटी टाइप का हो जाए कि हां भाई हमें ये पैसे मिल ही जाएंगे, तब आपको इसे इनकम में लिखना चाहिए. ऐसे ये इनकम में लिखने लायक आज के दिन तो सीन नहीं है, बिकॉज इंसेंटिव ही तो है, टाइमली कंप्लीशन का ही तो बात है. कल को कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तब ठीक है पास्ट में आपने कंप्लीट किया, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. कॉन्ट्रैक्ट 90-80% हो जाने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा इतना काम हो गया, अब तो इतना सा बाकी है, अब तो हो ही जाएगा. सो यहां इंसेंटिव हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इसको इनकम में अभी नहीं लिखना चाहिए. हां जब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा आगे निकल जाए, हम लोग काम को थोड़ा आगे बढ़ा दें, थोड़ा भी नहीं, सफिशिएंटली एडवांस्ड, और हमको भरोसा हो जाए कि हां हमको ये रेवेन्यू मिल ही जाएगा, और इंसेंटिव कितना मिलेगा वो भी अमाउंट मेजरेबल हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं. अभी नहीं लिखना चाहिए. बी नंबर, ABC Limited is a construction contractor, undertakes the construction of commercial complex of XYZ Limited. ABC Limited submitted separate proposals for each of the 3 units of commercial complex. A single agreement is entered into between the 2 parties. The agreement lays down the value of each of the 3 units 50 lakh, 60 lakh, 75 lakh. Completion time each unit का separately written है. Comment whether it should be treated as a single contract or 3 separate contract. ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग कोटेशन दिया गया है, अलग अलग प्राइस पे तीनों कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है. पार्टी कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग कोटेशन दिया हुआ है, 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख सेपरेट है ना, तो तीनों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए. अलग अलग नेगोशिएशन भी हुआ होगा, इवन 2 पार्टी भी अलग अलग है. खाली एग्रीमेंट एक साथ साइन हो जाने से आप नहीं बोल सकते कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्रीमेंट एक साथ साइन हो ही सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट अलग है कि नहीं, क्योंकि टेंडर अलग अलग कोटेशन किया गया है, कोट अलग अलग किया गया है, प्राइस अलग अलग है. देखने से लग रहा है यूनिट भी तीनों अलग अलग है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है. तो ये सारा केस बताता है कि ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, 3 सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का. टोंक टैनर्स है, engaged in manufacturing leather shoes, provided the following information. 31 दिसंबर 19 को 3,20,000 का शूज इसने मोहन शूज को दिया कंसाइनमेंट बेसिस पे. 25% ऑफ शूज अभी भी मोहन शूज के पास पड़ा हुआ. तो कंसाइनमेंट में आपको मालूम है कंसाइनी जब माल बेच देता है तो अपने इनकम लिख पाएंगे. तो यहां 25% स्टॉक अभी भी कंसाइनी बेचा नहीं है, तो 75% का हम इनकम लिख पाएंगे. तो 3,20,000 इंटू 75%, $2,40,000 का रेवेन्यू हम लोग इसमें लिख पाएंगे. फिर बोलता है कि टोंक टेनर ने गुड सप्लाई किया 4,50,000 टू सन्नी शूज, और साथ में रीपर्चेज का भी एग्रीमेंट साइन कर लिया. आपको याद होगा
अगर सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है, AS1 में भी पढ़ाए थे, AS9 में भी पढ़ाए थे, अगर सेल के साथ रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है तो वो फिनांस माना जाता है, वो लोन माना जाता है। सेल नहीं लिख सकते कि आप बेचे और साथ में खरीद लेने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए, तो सामने वाले आदमी के पास तो ओनरशिप कभी गया ही नहीं ना, वो तो उस गुड्स को कभी खरीद नहीं, यूज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, तुम्ही को वापस देगा। तो ये लोन है, ये सेल नहीं है, तो ये सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड, 21 मार्च 2020 को 1,60,000 रुपया का माल बेचा और बायर के यहां पे रिफर्बिशिंग चल रहा था शोरूम का, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि 12 अप्रैल को डिलीवर कर देना। तो डिलीवरी अगर बायर के रिक्वेस्ट पे डिले होता है, अपने तो अपना माल बेच दिए हैं, उसका माल मेरे पास पड़ा रहेगा, लेकिन सेल तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 1,60,000 का सेल हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, पोजेशन ट्रांसफर होना बाकी है, माल उसको देना बाकी, क्योंकि उसी ने बोला है कि डिलीवरी रोक दो। तो व्हेन डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, वी विल रिकॉर्ड द सेल इमीडिएटली। तो बोलता है एडवाइस करो कि व्हेन द अमाउंट विल बी व्हेन अमाउंट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन 19-20 इन द अबव केसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS9। अलग अलग हम बता दिए। 1 वाले केस में 2,40,000 अभी लिखेंगे, 80,000 का वेट करेंगे कंसाइनी कब बेचता है। 4,50,000 के केस में तो सेल होगा ही नहीं, वो तो लोन एग्रीमेंट है। 3 नंबर वाले केस में क्योंकि डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, 1,60,000 का रेवेन्यू हम लोग इमीडिएटली लिख लेंगे। नाउ कम्स 14 का बी। आस्था लिमिटेड ने निष्ठा को अब्सॉर्ब किया, खर्चा लगा 10,000 का, नहीं खर्चा लगा 9,000 का, लिखा था पेमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 10,000 दैट इज 9,000। तो खर्चा जो लगता है अमलगमेशन में वो पीसी का पार्ट नहीं बनता। 9% डिवेंचर होल्डर को 50,000 रुपीज दिए, साथ में प्रीमियम भी दिए 20%, माने 60,000 रुपया उसको पेमेंट करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। तो आप जानते हो डिवेंचर होल्डर को भी जो पेमेंट किया जाता है वो पीसी का पार्ट नहीं बनता। अच्छा, डिवेंचर जो हम लोग इशू करेंगे उसको 60,000 डिवाइडेड बाई 125, क्यों बोलो तो 25% प्रीमियम पे हमारा डिवेंचर इशू होगा, तो उसको 480 डिवेंचर हम लोग उसको इशू करेंगे। लेकिन ये सब मांगा नहीं, आगे पढ़ते हैं। 15 रुपया पर शेयर कैश में देंगे, 3 प्रेफरेंस शेयर अलॉट करेंगे 10 रुपया वाला, और 4 इक्विटी शेयर अलॉट करेंगे 10 रुपया वाला एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। प्रेफरेंस शेयर पार पे इशू करेंगे फॉर एवरी 5 शेयर इन आस्था। द नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर इज 1,50,000। कैलकुलेट पीसी एज पर AS14। तो ये हम प्रैक्टिकल सम हम आपको कॉपी में निकाल के दिखा रहे हैं। सम नंबर 14B। Only the payment made to shareholders will form part of PC. So payment for expenses and payment to debenture holders will not form part of PC. सब में खाली PC निकालने बोला है। तो सबसे पहले इसमें खाली इक्विटी शेयर होल्डर है, 1.5 लाख नंबर है, तो कैश पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 15। 15 रुपया करके उन लोगों को एक एक शेयर के पीछे कैश दे रहे हैं, 22,50,000। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिखा है कितना प्रेफरेंस शेयर देगा बोले, लिखा है 3 प्रेफरेंस शेयर देगा 5 के बदले। तो 1,50,000 शेयर है, इंटू 3/5 इतना शेयर देंगे, मतलब 90,000 शेयर देंगे। और 10 रुपीज वाला, क्योंकि प्रीमियम वहां कुछ लिखा नहीं है, ऑफ 10 ईच लिखा है, बस वहां एक पार भी लिख देता तो और इजी हो जाता, बट ठीक है, वो कुछ नहीं लिखने से भी पार माना जाता है। तो ये 9 लाख रुपया ये इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को आप हाथी घोड़ा कुछ भी दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप कुछ भी दीजिए, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी।
और इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको बोला 4 देंगे 5 के बदले, यानी 1,20,000 शेयर, और शेयर देंगे 10 रुपया वाला बट एट 20% प्रीमियम, यानी 12 रुपया। 20% प्रीमियम तो 2 रुपया प्रीमियम हुआ ना, 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, ये इशू प्राइस फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। फेयर वैल्यू नहीं दिया तो फेस वैल्यू पे इशू होता है। $14,40,000। 45,90,000 is purchase consideration। तो इस तरह का सम अगर कोई आएगा ना तो वो पेन पेपर पे करवा देंगे, बाकी जो डिस्कशन का सम है वो डिस्कशन करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, 15 नंबर। कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंटल प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 5%। ओके, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब माल देता है तो कॉस्ट लेस 5% पे माल देता है। मार्केट प्राइस में जो माल बिकता है वो 20% अबव कॉस्ट है। वो पूछ रहा है क्या ये पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट है? क्यों नहीं, कंपनी अपने डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को माल किस दाम पे ट्रांसफर करती है वो कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी डिसाइड करेगी। हां, ये जो पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर कंपनी को इसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ए रूल। और लिखता और नॉट, तो आंसर इज यस, द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट बिकॉज कंपनी मे डिसाइड whether it wants to do the interdepartmental transfer or intersegmental transfer at cost, below cost or above cost. But whatever is the policy, that policy should be consistently followed year after year and it should be disclosed in the notes on accounts. अब आइए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का बी नंबर सम। लिखता आर लिमिटेड हैज 60% वोटिंग राइट इन एस, एस हैज 15% वोटिंग राइट इन टी, R directly enjoys voting right of 10% in T. T is a listed company, regularly supplies goods to R. Management of T has not disclosed the relationship with R. You are required to assess the situation from viewpoint of AS 18 on related party disclosure. इसको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में इस तरह के सम आने से डायग्राम बना लेना चाहिए। तो एक कंपनी है R, इसके पास 60% स्टेक है एस लिमिटेड में, तो आर होल्डिंग हो गया, एस सब्सिडरी हो गया। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। एस का 15% स्टेक है और एक कंपनी में जिसका नाम है टी लिमिटेड, तो क्या टी लिमिटेड एस का एसोसिएट बना? नो, मोर देन 20% स्टेक चाहिए। तो टी लिमिटेड क्योंकि एसोसिएट नहीं बन पाया एस का, इसलिए अभी आर का भी वो एसोसिएट नहीं है, क्योंकि टोटल होल्डिंग कम से कम भी 20% चाहिए, यहां तो 15 ही है। आर के पास डायरेक्टली 10% होल्डिंग है। अब आप बोलेंगे अगर डायरेक्टली 10% होल्डिंग है तो 10 और 15 मिला दिया तो 25 हो गया, ऐसे नहीं चलता है। अगर एस के पास अकेला टी में 25% होल्डिंग होता ना तो आप बोल देते टी इज एन एसोसिएट ऑफ एस, देयरफॉर टी इज एन एसोसिएट ऑफ आर ऑल्सो, क्योंकि सब्सिडरी के थ्रू से भी कोई एसोसिएट अगर बनता है तो वो होल्डिंग का एसोसिएट माना जाता है। पर टी लिमिटेड इज नॉट एन एसोसिएट ऑफ एस बिकॉज होल्डिंग परसेंटेज इज ओनली 15%। इवन व्हेन आर होल्ड्स 10% इन ए टी लिमिटेड अभी भी एसोसिएट नहीं बना, because R holding in T is equal to 60% into 15% plus 10%। तो ये 60% into 15 ये 15 होल्ड करता है एस टी में, आर एस में 60 होल्ड करता है, तो मल्टीप्लाई करके देखा जाता है तो ये आ गया 9% और ये 10%।
तो ये टोटल हो गया 19%। तो अगर 19% आर के पास होल्डिंग है टी में, तो टी तो एसोसिएट नहीं बना ना। तो अगर टी एसोसिएट नहीं बना तो टी आर का रिलेटेड पार्टी नहीं है, टी एस का भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो सर टी और आर का ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना पड़ेगा? आंसर इज नो। जब रिलेटेड पार्टी है ही नहीं तो डिस्क्लोज क्यों करेंगे? तो द आंसर इज द मैनेजमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज द रिलेशनशिप। वो लोग सही है, दे नीड नॉट डिस्क्लोज द रिलेशनशिप बिकॉज देर इज नो इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप इन दिस केस। Our next sum is 16. Suraj Limited wishes to obtain a machine costing 30 lakh by way of lease. The effective life of the machine is 14 years, but the company requires it only for 3 years. तो 14 साल में 3 साल का अगर लीज लेोगे तो वो फिनांस लीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिनांस लीज बनने के लिए मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ का लीज होना चाहिए। और मेजर पार्ट वैसे तो डिफाइंड नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टाइम तो कम से कम हो। ये तो खाली 3 साल का लीज पे लिया है तो लगता है कि ऑपरेटिंग लीज होगा। फिर बोलता है एग्रीमेंट है कि रेंट हम देंगे 3 लाख रुपया। तो सोचो 3 लाख अगर रेंट देगा 3 साल में तो 9 लाख ही होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो और कम हो जाएगा। और 30 लाख रुपया का असेट है तो 9 लाख को भी 30 लाख से डिवाइड करोगे ना तो 30% ही पेमेंट हो रहा है। बोलते फिनांस लीज बनने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट शुड एटलीस्ट बी 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट। याद होगा आपको। यहां तो कहां बनेगा ये फिनांस लीज? लिखता है इंप्लिसिट रेट 15% का है, अकाउंटेंट बोल रहा है इसको कैसे ट्रीट करें, ये ऑपरेटिंग लीज है, इस लीज को ऑपरेटिंग लीज की तरह ट्रीट करो बिकॉज द लीज इज फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड द टोटल लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट 90%। आप अगर कैलकुलेट कर पाते हो तो मैं कैलकुलेट करके दे देता हूं। पहला तो लिख देना द लीज पीरियड इज ओनली 3 years आउट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 14 years, सो द लीज पीरियड इज फॉर ए वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। टू बी ए फिनांस लीज द लीज पीरियड मस्ट बी मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। दूसरा पॉइंट करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू एन्युटी फैक्टर ऑफ 15% 3 years। 9 लाख से कम आएगा ना बेटा? $2.2832। $684,967। 960 कर देते हैं। नाउ दिस डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, 684,960 डिवाइडेड बाई 30 लाख इज ओनली 30 लाख असेट का दाम था ना। 22.8%। ये कम से कम 90% होना चाहिए। तो दिखता ही है कि ऑपरेटिंग लीज है, तो पूछा है कि ऑपरेटिंग लीज की तरह ट्रीट करना और एडवाइस मांग रहा है, तो हर साल 3 लाख रुपया P&L में ट्रांसफर करते जाना एज लीज रेंटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AS20 अर्निंग पर शेयर पे क्वेश्चन नंबर 17। इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम विच डेट वेट इज टू बी कंसीडर्ड। शेयर इशू होने के दिन से वेट माना जाता है इसको, कि हम लोग शेयर मान लो अगर जनवरी में इशू किए तो जनवरी फरवरी मार्च में टाइम वेइंग फैक्टर लगाएंगे, 3/12 लेंगे। तो उसमें अलग अलग केस दिया है। इक्विटी शेयर इश्यूड इन एक्सचेंज फॉर कैश,
जिस दिन हम लोगों ने कैश लेकर के शेयर अलॉट किया। एक मिनट, इक्विटी शेयर इश्यूड एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन डेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हुआ, मतलब जिस दिन से इंटरेस्ट पेमेंट मेरा रुक जाएगा। 3, इक्विटी शेयर्स इश्यूड इन एक्सचेंज ऑफ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, जिस दिन लायबिलिटी खत्म हुआ, बुक से लायबिलिटी उड़ाए। इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, जिस दिन हमको सर्विस मिला उस दिन से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में आएगा शेयर। इक्विटी शेयर इश्यूड इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्लिक्योर प्रिंसिपल ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो जिस दिन वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बुक से हटाया गया, माने ये भी तुम बोल दो जिस दिन से इंटरेस्ट पेमेंट मेरा बंद हुआ। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर इशूड एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन असेट अदर देन इन कैश, जिस दिन असेट मेरे घर में आया, जिस दिन असेट मैं अपने बुक्स में लिखूंगा उस दिन से उस शेयर को इश्यू माना जाएगा। और वहां इजी क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन है, उस दिन से हम लोग इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, टैक्सेस और डेफर्ड टैक्स पे सम है। इंफॉर्मेशन दिया है 31,319 का, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रीसिएशन एज पर आईटी। ये डेप्रीसिएशन में नया एडिशन का डेप्रीसिएशन नहीं है, पुराने डेप्रीसिएशन है। अच्छा बच्चों, आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में इनिशियल पीरियड में डेप्रीसिएशन हाई होते हैं। शुरू में जब असेट नया होता है तो डेप्रीसिएशन हाई होता है, बाद में डेप्रीसिएशन लो होना चालू हो जाता है। तो जब आप इनकम टैक्स में हाई डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो तो फ्यूचर में आपको डेप्रीसिएशन कम क्लेम मिलता है, इसलिए एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। हमने सम भी कराया था इस पे। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में अभी देखिए डेप्रीसिएशन एज पर आईटी कम होने लग गया है, मतलब पुराना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगा। तो अगर मैं नंबर 1 के बारे में बात करूं, नंबर 1 के बारे में, तो इट्स ए रिवर्सल ऑफ डीटीएल। कितना? आंसर इज 2,80,000 माइनस 190। रेट दिया है क्या टैक्स का? 40%, तो इंटू 40%। $36,000। ये पुराना डीटीएल रिवर्स होता है, याद रखिएगा। ये मैं क्यों बोला? क्योंकि इनकम टैक्स में शुरू में डेप्रीसिएशन ज्यादा होते हैं। जब डेप्रीसिएशन ज्यादा आप क्लेम करते हो तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा होती है, फ्यूचर में आपको पेन होगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि आप डीटीएल क्रिएट कर लिए थे शुरू में, अब आपको टैक्स ज्यादा देने का टाइम आ गया है, तो आपका डीटीएल रिवर्स होगा। एक नया मशीन परचेज किए 1,20 का, 100% डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में अलाउ हो गया। देखिए इनकम टैक्स पूरा अलाउ कर दिया। और अकाउंट्स में स्ट्रेट लाइन चार्ज करेंगे 4 साल के हिसाब से। तो ये देखिए नया असेट है, इसका डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स हुआ 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 30,000। और डेप्रीसिएशन एज पर आईटी हुआ पूरा 1,20,000। तो आप क्योंकि आईटी वाला डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेंगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो डीटीएल क्रिएट हुआ। तो दिस इज क्रिएशन ऑफ डीटीएल, और वो है 1,20 माइनस 30 इंटू 40%, जो कि आया 36,000। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 36,000 का डीटीएल रिवर्स भी होगा और 36,000 का डीटीएल क्रिएट भी होगा। तो वर्चुअली डेफर्ड टैक्स पीएल में 0 जाएगा, बिकॉज एक एंट्री आ रही है डीटीएल टू पीएल, पुराना डीटीएल रिवर्स कर दिए। एक एंट्री आ रही है पीएनएल टू डीटीएल,
नया डीटीएल क्रिएट किया, दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो अल्टीमेटली डीटीएल टू बी डेबिटेड इन द P&L इज 0. सो डीटीएल टू बी ट्रांसफर्ड टू PL इज nil. आगे कंपनी को नेट प्रॉफिट 6,40,000 हुआ बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स. कंपनी का टैक्स रेट 40% है. प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L एंड शो द इफेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स. तो इफेक्ट तो मैंने दिखा दिया, देखो. अब P&L का एक्सट्रैक्ट बनाना वो बना देते हैं. प्रॉफिट बिफोर डिप्रीसिएशन 640. डिप्रीसिएशन एज पर बुक्स, क्योंकि PL बुक्स के हिसाब से बनता है. तो पहले वाले केस में 1 नंबर पॉइंट में डिप्रीसिएशन एज पर बुक्स है 2,80,000. ये पुरानी असेट का है. नई असेट का डिप्रीसिएशन एज पर बुक्स है 30,000. तो टोटल डिप्रीसिएशन एज पर बुक्स है 3,10,000. तो पीबीटी आया 330. अब टैक्स निकालेंगे तो टैक्सेस जो निकलेगा एट द रेट ऑफ 40% वो पीबीटी पे मत निकालिएगा. पीबीटी तो अकाउंटिंग इनकम है, टैक्स टैक्सेबल इनकम पे निकलता है. तो टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स के सर पढ़ाते हैं. वो बोलेंगे प्रॉफिट एज पर PL 330, एड डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स 310, लेस डेप्रीशिएशन एज पर IT. IT का डेप्रीशिएशन कहां है, पहला वाला तो यहां है 190, ये देखो, और दूसरा वाला मेरा है यहां 120. तो 190 प्लस 120, साला इंसिडेंटली देखो 310 ही आ गया. तो टैक्सेबल इनकम 330 ही आया. तो जो टैक्स हम देंगे इसको करेंट टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, दो नाम से जानते हैं. 40% हम टैक्स देंगे तो 330 इंटू 40% 1,32,000. लेकिन ये इस 330 का निकाला जाता है, इसका नहीं. ये अकाउंटिंग इनकम है. अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है. तो ये जो टैक्सेस है इसको बोलते हैं करेंट टैक्स. ये निकला 1,32. फिर डेफर्ड टैक्स ये निकला nil. ये रहा ऊपर में, दोनों को ऐड किया तो 132, माइनस किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट में आंसर आया 1,98,000. तो 18 नंबर सम हमने बनाया. अब अपना अगला क्वेश्चन है 19. अच्छा, एक और क्वेश्चन है थ्योरी में, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. तो वन इज कि हम लोग नेट करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे. अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया तो नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट आया तो नॉन करेंट एसेट में दिखाएंगे. फिर उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट कि किसकी वजह से कितना डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी है उसका डिस्क्लोजर नोट्स में करना पड़ता है. तो ये थ्योरी का बात हो गया. 19 का ए, आरजू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार एंड कॉमर्शियल व्हीकल.
Company is working on a strategic plan to shift the passenger car segment to commercial vehicle segment over the coming 5 years. No specific plan have been drawn up for the sale of neither the division nor its assets. डिवीजन सेल नहीं हो रहा, असेट सेल नहीं हो रहा है, तो कहां से ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होगा बताओ? एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे. पहले बना रहे थे पैसेंजर व्हीकल, अब बनाएंगे कॉमर्शियल व्हीकल. ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. इस तरह के 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ग्रेजुअल शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन टू अदर प्रोडक्ट लाइन इज वेरी कॉमन इन द बिजनेसेस. एक धंधा नहीं चलता तो दूसरे धंधे में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं. अभी मान लो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स पढ़ाने की जगह मान लो मैं टैक्स पढ़ाने लग गया, तो बिजनेस थोड़ी इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे. मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद करके अगर सीए प्रैक्टिस करने लगूंगा तब आप बोलिएगा कि सुदर्शन अग्रवाल ने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया. It has a plan that it will reduce the production of passenger car by 20% annually. It also plans to commence another new factory for manufacture of commercial vehicle plus transfer of employees in a phased manner. These plans have not approved from the board of director and the new factory manufacture has not yet started. Even director से approval भी नहीं मिला है. You are required to comment if this gradual phasing out can be considered as discontinuing operation. Answer is no. और वही सारा लॉजिक देना, मैंने इस तरह का एक सिमिलर सम बना के दिया है. वॉशिंग शॉप से कंपनी बैथिंग सोप में घुस रही थी, तो वो कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. 26 का बी, नरेश लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ सुनील फॉर 10,80,000. ये परचेज कंसिडरेशन ऑन 15 May 19. फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट इज 5,16,000, तो बाकी गुडविल हो गया. नरेश लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ सुनील लिमिटेड द गुडविल एग्जिस्ट. दिख रहा है तो गुडविल 10,80 का पेमेंट किए, 5,16 के जगह 5,64,000 का गुडविल है. नरेश बॉट ए फ्रेंचाइजी फॉर ए रेस्टोरेंट 1,80,000. रॉयल्टी देगा 10% ऑफ द इनकम. फ्रेंचाइजी 6 साल चलेगी. इस साल 60,000 का रेवेन्यू आया है, ठीक है. फ्रेंचाइजी इज एन इंटेंजिबल असेट. 2,40,000 एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन में लगा, ये भी इंटेंजिबल असेट है, 8 साल चलेगा. नरेश लिमिटेड फॉलोज अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोर्टाइज ऑल इंटेंजिबल्स, वेरी गुड, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस over the maximum period permitted by the accounting standards, taking full year amortization in the year of acquisition. फर्स्ट ईयर अगर छोटा पीरियड का भी होगा ना तो फुल ईयर लेंगे. जैसे गुडविल वाला केस में हम लोग 15 मई को गुडविल लिखे थे बुक्स में, 15 मई को. 15 मई से 31 मार्च अगर पकड़ो तो 10.5 महीना होता है, 10.5 month. लेकिन 10.5 month का डिप्रिसिएशन नहीं करके फुल ईयर का करना है. Goodwill will be amortized in 5 years. Prepare a schedule showing intangible assets section in the balance sheet. तो ऐसे दिखाओगे. पहले ये प्रैक्टिकल है तो मैं करके दिखाता हूं. 19B, Goodwill computation. परचेज कंसिडरेशन फुल फॉर्म में लिखोगे एग्जाम में 10,80,000. नेटो नेट असेट टेकन ओवर 5,16,000. गुडविल 5,64,000. शेड्यूल बनाने बोला है 3 असेट का, तो इस तरह का शेड्यूल बना देंगे. नेम ऑफ द असेट, कॉस्ट, depreciation oblique amortization, WDV. गुडविल से स्टार्ट करते हैं. 564, 5 साल लाइफ लेना है तो 564 डिवाइडेड बाई 5, 1,12,800 माइनस कर दिए तो
4,51,200। बस ये ऐसा नोट बनाने बोला है वो। आप नीचे नीचे करके भी बना सकते हो, टेबल में बनाना फिक्स्ड असेट का अच्छा रहता है। सेकेंड असेट का नाम है फ्रेंचाइजी। कॉस्ट है 1,80,000, लाइफ है 6 साल, 30,150। उसके बाद आया पेटेंट, 240, 8 साल। $9,84,000 is the total cost. $170 to $800 is the amortization. $8,11,200 is the WDV, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। तो इन्होंने एक नोट मांगा था इंटेंजिबल असेट सेक्शन का, ये वो नोट हो गया, नोट ऑन इंटेंजिबल असेट। इसको ऐसे करके बना सकते हैं, गुडविल कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन WDV, फ्रेंचाइजी कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन WDV, पेटेंट कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन WDV। फिर तीनों का WDV को ऐड कर देते तो ऐसे आ जाता। बट दिस टेबल लुक्स बेटर, एवरी डेटा is clearly visible. अब अपना लास्ट क्वेश्चन आया, दैट इज 20। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट असेट पे है। द कंपनी हैज नॉट मेड any provision for warranty in respect of certain goods, considering that the company can claim the warranty cost from the original supplier. ऐसे इट्स ओके, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका 400 रुपया खर्चा लगेगा और आपको ओरिजिनल सप्लायर पूरा रीइंबर्समेंट दे देगा, तो आपका प्रोविजन पीएल में 0 रहेगा। लेकिन आपको 400 असेट साइड में और 400 लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज रीइंबर्समेंट इज ए सेपरेट असेट, प्रोविजन इज ए सेपरेट लायबिलिटी। In P&L account there will be net 0, but in the balance sheet both have to be shown separately. तो बोलता है you are required to examine in line with the provision of AS 29। तो मैं बोलूंगा कंपनी इज रॉन्ग, कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ेगा और रीइंबर्समेंट अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। P&L में नेट फिगर जाएगा पर बैलेंस शीट में अलग अलग फिगर जाएगा। तो जो बोल रहे हैं ना कि कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया, वो ठीक नहीं है। इस तरह से बोलना चाहिए कि प्रोविजन का नेट अमाउंट विल बी 0, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L, बट प्रोविजन इज ए सेपरेट लायबिलिटी और रीइंबर्समेंट इज ए सेपरेट असेट, बोथ शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। तो वर्चुअली देयर आर 2 जर्नल एंट्री, PL टू प्रोविजन, सेकेंड रीइंबर्समेंट टू P&L। तो P&L सेम अमाउंट का डेबिट क्रेडिट हो जाता है, तो P&L में 0 रुपया जाएगा। तो ऐसे करके एक्सप्लेन कर दो। Explain whether provision is required in the following situation in line with AS 29. There is a present obligation that probability है requires an outflow of resources. तो present obligation भी है, probability of outflow भी है, and reliable estimate can be made. तो provision बनाने के recognition के 3 तो ही criteria हैं। present obligation होना चाहिए, probability of outflow होना चाहिए, reliable estimate होना चाहिए। तो provision बनेगा। Answer is yes, provision will be created. 2. There is a possible obligation or a present obligation that may but probably will not require outflow. Okay, probability is not there. तो अगर probability नहीं है तो एक कंडीशन फेल हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अगर फेल हो गया तो आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इट्स ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन नहीं बनेगा, सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा नोट्स में। नो प्रोविजन
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर। देयर इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन और ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेयर लाइक्लीहुड ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज रिमोट। तो अगर लाइक्लीहुड ऑफ आउटफ्लो इज रिमोट तो इवन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉरगेट अबाउट प्रोविजन, प्रोविजन तो नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे नो प्रोविजन। सेकेंड केस नो प्रोविजन, फर्स्ट केस यस। तो बोला एक्सप्लेन वेदर प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। पहला केस में यस, दूसरा में नो, तीसरा में नो। पहला में यस क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरा में नो क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है, तीसरा में नो क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है, और यहां तो एकदम रिमोट लाइक्लीहुड भी है। लेकिन डिस्क्लोजर का अगर बात करते हो तो 2 नंबर में डिस्क्लोजर चाहिए, 3 नंबर में डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। सो विद दिस अपना आरटीपी का एस का डिस्कशन भी कंप्लीट होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप में मेरे से डिस्कस करो। बाय बाय।